हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ेंगे लोकल गवर्नमेंट यानी स्थानीय स्वशासन के बारे में पढ़ेंगे, या पंचायती जो राज व्यवस्था है इसके बारे में पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन कि भारत में जो लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन है उसका जनक कौन है? लॉर्ड रिपन है। ठीक है, ये जो अपनी जो पंचायत जो व्यवस्था थी ये पुराने समय से चलती आ रही है। बाद में इसने महात्मा गांधी ने इसके ऊपर जोर दिया कि गाँव का विकास किया जाए, गाँव के अंदर पंचायतें हों। ये बहुत पहले भी ये चीज़ें भारत के अंदर आती रही हैं कि पहला पुराने टाइम में भी पंचायतें होती थी। ठीक है, बाद में धीरे धीरे इनमें चेंज होता चला गया। ठीक है, इस कारण जैसे भारत का पंचायत का जनक उसे कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, उससे पहले भी ये चीज़ें थी भारत के अंदर। बाद में 1900 के बाद में जैसे गांधी ने इन पंचायतों की मांग रखी, गांव स्तर पर पंचायतें हों, धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती गई। अब इनके बारे में पढ़ेंगे कि पहला पॉइंट यहीं से बनता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। इसका मतलब क्या है? एक होता है डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं। विकेंद्रीकरण होता है डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब सत्ता का फैलाव करना। ठीक है, दो वर्ड होते हैं, एक डिसेंट्रलाइजेशन होता है, एक सेंट्रलाइजेशन होता है। ठीक है, इसका मतलब है विकेंद्रीकरण। ठीक है, जिसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन, नहीं सत्ता का फैलाव करना। मतलब अपना डेमोक्रेसी है, जो प्रजातंत्र है, अपना जो संविधान है वो मजबूत होना चाहिए कि वहाँ पर जैसे आम गांव तक भी व्यवस्था होनी चाहिए कि किस तरह चुनाव लड़ा जाता है, किस तरह हम इस सत्ता का फैलाव गांव तक करें। ठीक है, इसे डिसेंट्रलाइजेशन कहते हैं, विकेंद्रीकरण कहते हैं। पहला पॉइंट यहीं से बनता है। ठीक है, जैसे पंचायतें हैं, आर्टिकल 40 में पंचायत, ग्राम पंचायत का वर्णन किया जाता है। जैसे ग्राम पंचायत, ठीक है, लोकतांत्रिक जो विकेंद्रीकरण है, डिसेंट्रलाइजेशन होता है जैसे सत्ता का फैलाव करना, कि ये जरूरी नहीं है कि MP MLA हैं चुनाव लड़ें, कि गांव स्तर पर अपने जो सत्ता हो पहुंचाई जाए गांव स्तर तक। इसी कारण गांव के अंदर जैसे सरपंच हो गया, बाद में एक BDC हो जाएंगे, बाद में एक जिला परिषद हो जाएंगे। ठीक है, ब्लॉक स्तर पर फिर जिला परिषद पर। ठीक है, इस तरह के चुनाव, मतलब जो सत्ता है वो गांव तक जानी चाहिए। इसका मतलब डिसेंट्रलाइजेशन होता है, मतलब सत्ता का फैलाव। ठीक, इससे हमारा संविधान है वो मजबूत होगा, लोगों का संविधान के अंदर विश्वास होगा। एक होता है सेंट्रलाइजेशन की सत्ता का केंद्रीकरण करना, सत्ता को एक ही जगह पर इकट्ठा कर देना, सेंट्रलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो अपनी जो ग्राम पंचायतें हैं वो कैसी हैं? लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, ध्यान रखें। ठीक है, सत्ता का फैलाव है। आर्टिकल या अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का वर्णन किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। और ग्राम पंचायत पहले ये जैसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत होते थे, उसके अंदर इनको ऐड था कि जरूरी नहीं है कोई सरकार, जैसे कोई राज्य के पास पावर नहीं है कि इनको लागू भी करे। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश तो यही होते हैं कि, ठीक है, आर्टिकल 40 में इसका वर्णन किया गया है ग्राम पंचायत का। ठीक है, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अंदर है ये। बाद में समितियां बनाई गई थी, ये इंपॉर्टेंट है। समय पहले पंचायत के बारे में बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, इसने पंचायत के बारे में त्रिस्तरीय पंचायत की व्यवस्था की थी। यानी कहने का मतलब जैसे सरपंच हो जाएंगे, ठीक है, ग्राम पंचायत, बाद में ब्लॉक समिति है, इसके बाद में जिला परिषद, ये त्रिस्तरीय व्यवस्था यही थी। समय पहले जैसे ग्राम पंचायत, जैसे पंचायत है गांव के अंदर, सरपंच हो जाएगा, फिर BDC हो जाएगा, उसके बाद में जिला परिषद हो जाएगा। इसका मतलब क्या? बलवंत राय समिति थी जो ग्राम पंचायत के बारे में पहली समिति बनाई गई थी 1957 के अंदर। इसने क्या सुझाव दिया? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसका सुझाव दिया था। अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ से समझना, तो उसी तरह जैसे पंचायती राज, एक पर्सन यहाँ से पुट हो सकता है, ये इंपॉर्टेंट है भाई कि बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायत समिति की व्यवस्था का सुझाव दिया? त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया, जैसे ग्राम पंचायत, ब्लॉक समिति, जिला परिषद। ठीक है, 1957 के अंदर ये समिति बनाई गई। समय पहले पंचायती राज था वो कहाँ पर शुरू हुआ? तो ये राजस्थान के नागौर के अंदर शुरू हुआ था। राजस्थान है उसके नागौर जिले में। ठीक है, 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर 1959 को शुरू हुआ था, ध्यान रखें। राजस्थान के नागौर में पंचायती ग्राम पंचायत की व्यवस्था लागू की गई थी समय पहले नागौर जिले के अंदर 2 अक्टूबर 1959। उसके बाद में दूसरी समिति बनाई गई थी अशोक मेहता समिति 1973। इसके 20 साल के बाद, याद रख लेना ही अच्छी तरह कि 1957 में बलवंत राय मेहता समिति, इसके बाद में
अशोक मेहता समिति 1973 के अंदर, इसके 20 साल बाद बनाई गई थी। इसने 2 स्तरीय पंचायत व्यवस्था का सुझाव दिया। जैसे बलवंत राय समिति थी, उसने 3 स्तरीय दिया था, इसने 2 स्तरीय यानी ग्राम एवं जिला मंडल, ठीक है, याद रखें, इसके अंदर ब्लॉक नहीं था, ठीक है। बाद में एक चीज़ समझना तो इम्पोर्टेंट है, समय पहले यहाँ से बलवंत राय मेहता समिति 1957 में त्रिस्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया। बाद में क्या था, अशोक मेहता समिति इसके 20 साल बाद 1973 के अंदर 2 स्तरीय व्यवस्था का सुझाव दिया, ठीक है, ये ध्यान रखिए अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है। बाद में तीसरा पॉइंट है GV राव समिति 1985 के अंदर बनाई गई थी कि जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, इस समिति का मतलब क्या था कि इसने क्या सुझाव दिया, जो केंद्र की जो योजनाएं हैं, जैसे भारत सरकार जो योजनाएं चलाती है वो गाँव तक पहुँचना चाहिए, ठीक है, गाँव से गांव तक उस योजनाओं का प्रचार होना चाहिए, ठीक है। इसी कारण ग्राम पंचायतें हैं वो ज़रूरी हैं कि गांव के अंदर उसका प्रचार होना चाहिए, गांव तक इन योजनाओं को जाना चाहिए, ठीक है। केंद्र की जितनी भी योजनाएं हैं जो चलती हैं वो गांव स्तर तक भी उन योजनाओं का लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। ये सुझाव को इसने दिया था GV राव समिति ने। इसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अब देखो आलम सिंधवी समिति 1986 के अंदर बनाई गई थी। इसका मतलब क्या है, संवैधानिक मान्यता की वकालत की थी कि ग्राम पंचायत को संवैधानिक दर्जा दिया जाए, मतलब ये पंचायती राज है, इसको संवैधानिक दर्जा देने की पहली मांग किस समिति ने की थी, आलम सिंधवी समिति। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, संवैधानिक दर्जा दिया जाएगा तो इम्पोर्टेंट है कि ऐसी कौन सी समिति थी जिसने ग्राम पंचायतों को या पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की थी। आलम सिंधवी समिति 1986 के अंदर इसने दिया। न्याय पंचायत की वकालत की थी इसने। तीसरा, इसने भी त्रिस्तरीय व्यवस्था उसको लागू करने का सुझाव दिया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, जैसे आलम सिंधवी समिति ने संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, पहली तो ये है, ठीक है। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई, न्याय व्यवस्था की वकालत की गई। ये इम्पोर्टेंट है कि ऐसी संविधान पंचायती राज के अंदर ऐसी कौन सी समिति थी जिसने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने की मांग की, तो ये थी आलम सिंधवी समिति 1986 के अंदर। याद रखें इसे अच्छी तरह, इम्पोर्टेंट है। बाद में जैसे इसने संवैधानिक दर्जा देने की मांग की 1986 में, फिर क्या हुआ, 73वां संविधान संशोधन 1992 के अंदर इसे संवैधानिक दर्जा दिया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, इस समिति ने इसकी मांग की थी 1986 के अंदर, लेकिन 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसे संवैधानिक दर्जा है वो दिया गया। भाग नंबर 9 में पंचायती राज का वर्णन है, ठीक है। अनुसूची 11 में इसका वर्णन किया गया है, अनुसूची 11, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं वर्तमान के अंदर। संविधान के भाग नंबर 9 में पंचायत का वर्णन है, अनुसूची 11 में आर्टिकल या अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, ठीक है। जैसे ए कहते हैं वहाँ पर कई जगह कै लिखे आ सकता है इस तरह, ठीक है। जैसे 243 बी है तो वहाँ पर कै लिखा आ जाएगा इस तरह, ठीक है। इसने एक मंजूरी मिल गई यहाँ से 73वें संविधान के संशोधन के द्वारा क्या क्या चीज़ें कंप्लीट हुई। देखें 1992 के अंदर हुआ पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, ठीक है। भाग नंबर 9 अनुसूची 11 आर्टिकल 2 से अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक की त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको लागू कर दिया गया, ठीक है। त्रिस्तरीय प्रणाली है उसको भारत के अंदर लागू कर दिया। वर्तमान में हम देख रहे हैं भारत के अंदर पंचायती राज के अंदर त्रिस्तरीय है, सरपंच हो गया, ब्लॉक समिति होगी, जिला पार्षद हो जाएगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट 20 लाख से कम जनसंख्या वाले, ठीक है, 20 लाख से कम जनसंख्या पर 2 स्तर। ये उस टाइम पर जैसे संवैधानिक दर्जा दिया गया, उस टाइम पर कहा गया राज्य सरकारों को कि अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। सीटों पर आरक्षण की व्यवस्था की गई, ठीक है। सीटों पर इसमें आरक्षण की व्यवस्था की गई। महिलाओं के लिए 1/3 कम से कम 1/3 होने चाहिए। अब वर्तमान में जैसे बिहार के अंदर है, राजस्थान के अंदर है, 1/3 कम से कम 1/3 सीटें हैं वो महिलाओं के अंदर होनी चाहिए पंचायत के अंदर। लेकिन वर्तमान में जैसे बिहार, राजस्थान, यहाँ पर 50% आरक्षण मिला हुआ महिलाओं के लिए। 80 और 80 के लिए जनसंख्या अनुपात में, जैसे 80 के लिए किस हिसाब से सीटें हैं वो करनी है, आरक्षित करनी है, जनसंख्या के अनुपात में उनको बांटा गया है। यहाँ से इम्पोर्टेंट है, राज्य सरकारों के ऊपर कोई दबाव नहीं होगा, अपने हिसाब से कर सकते हैं। सीटों का आरक्षण की व्यवस्था की गई। यहाँ पर महिलाओं के लिए कम से कम 1/3 सदस्य पंचायत के अंदर होने चाहिए, लेकिन बिहार, राजस्थान वहाँ पर 50% का है, यानी 1/2 भाग 50% का मतलब 1/2 होता है, ठीक है। अब पंचायत राज का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, या उससे पहले भी गठन हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई मुखिया होते हैं, सरपंच होते हैं और होते हैं, कोई भ्रष्टाचार कर देते हैं बाद में, तो ये गठन की प्रक्रिया में हो जाए तो 5 साल पहले भी हो सकता है, फिर गठन होने के बाद में 6 माह में चुनाव कराने जरूरी है, ठीक है।
चुनाव के लिए अब एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, पंचायतों का चुनाव लड़ने के लिए जैसे ब्लॉक समिति है, जिला पार्षद है, सरपंच है, इनका चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए। लेकिन क्या है, वहाँ से जैसे लोकसभा के लिए 25 साल की उम्र होनी चाहिए, ध्यान रखिए इसे अच्छी तरह। जैसे राज्यसभा के लिए 30 साल है, राष्ट्रपति राज्यपाल के लिए 35 साल है। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट यही है कि पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए, ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट, पंचायत जो चुनाव हैं, ब्लॉक समिति, जिला परिषद, ये कौन डिक्लेयर करता है? भारत का निर्वाचन आयोग करता है या हरियाणा का निर्वाचन, राज्य का निर्वाचन आयोग करता है? इंपॉर्टेंट याद रखिए चीज़। और राज्य का चुनाव आयोग, ठीक है, इन इलेक्शन को डिक्लेयर करता है, ठीक है। जैसे स्टेट के हैं, एमपी हैं, विधानसभा के ही भारत का जो चुनाव आयोग है वो डिक्लेयर करता है। लेकिन राज्य के जो चुनाव आयोग हैं वो यही सरपंच, बीडीसी, ब्लॉक समिति के चुनाव हैं डिक्लेयर करते हैं, ठीक है। प्रत्येक 5 वर्ष राज्य वित्त आयोग की व्यवस्था का गठन किया जाता है, ठीक है। राज्य वित्त आयोग का याद रखें भी, जैसे भारतीय वित्त आयोग 2 से आर्टिकल 280 के तहत इसकी स्थापना की जाती है। राज्य वित्त आयोग का 5 वर्ष पर किया जाता है, ठीक है। पंचायत की संरचना, दूसरा कंसेप्ट यहीं से निकल कर आता है कि पंचायत की संरचना किस तरह की है। देखो, ग्राम पंचायत का जो मुखिया होगा प्रत्येक चुनाव होगा डायरेक्ट। जैसे पंचायत में जो मुखिया होता है गांव का, जो चुनकर जाता है, उसका डायरेक्ट हम चुनाव करते हैं, मतलब मतदाता डायरेक्ट उसे चुनते हैं। लेकिन क्या होता है, पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति का जो प्रमुख यानी चेयरमैन कह सकते हैं, उसी तरह जिला परिषद का अध्यक्ष या ऐसी कोई चेयरमैन, जैसे ब्लॉक समिति पर जितने मेंबर चुनकर आते हैं, जो उनका फिर अध्यक्ष ऊपर एक चुना जाता है, वो चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, जनता के द्वारा नहीं होता। उसी तरह इसका भी अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहीं से। क्या इम्पोर्टेंट है कि ग्राम पंचायत है, उसके मुखिया का चुनाव डायरेक्ट होगा प्रत्यक्ष रूप से, यानी जनता के द्वारा चुना जाता है। लेकिन पंचायत समिति यानी ब्लॉक समिति और जिला परिषद है, उसके मुखिया, उसका जैसे प्रमुख है पंचायत समिति का, उसका चुनाव है प्रत्यक्ष रूप से होगा। ब्लॉक समिति से जीते हुए मेंबर उसका चुनाव करते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट जनता उसे नहीं चुनती। इंपॉर्टेंट है, याद रखें कि ब्लॉक समिति के प्रमुख का चुनाव डायरेक्ट होता है या इनडायरेक्ट, यानी प्रत्यक्ष रूप से होता है या प्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से होगा, याद रखिए इसे। उसी तरह जिला परिषद के अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से होगा। जिला परिषद जीत कर आएंगे, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से उसको वोट देंगे, ठीक है, जनता के द्वारा नहीं चुना जाएगा। अब देखो, अब इनकी जरूरत कैसे, जैसे गांव स्तर पर विकास योजना क्रियान्वयन करना, रणनीति को पहचानना, ठीक है। अब इसका क्या काम है, ग्राम पंचायत जो मुखिया है उसका क्या काम, ग्राम स्तर पर विकास योजनाएं क्रियान्वयन करना, रणनीति को पहचानना, जैसे सरपंच है, ठीक है, जैसे सरपंच, ग्राम कचहरी। अब एक चीज़ और है, सरपंच भी एक लघु न्यायालय की तरह काम करता है गाँव के अंदर, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पोस्ट होती है, गाँव का प्रमुख व्यक्ति होता है सरपंच। सरपंच को हम लघु न्यायालय की संज्ञा भी दे सकते हैं। किस तरह, देखो, ग्राम कचहरी के अंदर, यानी गांव के जैसे ग्राम कचहरी, जैसे हम कोर्ट को कहते हैं, उसी तरह ग्राम की जो कचहरी होती है, वहाँ पर फौजदारी एवं दीवानी जो मामले हैं, ठीक है, फौजदारी एवं दीवानी जो मामले हैं, जैसे 10,000 तक के मामले हैं, यहाँ पर जैसे ये होते हैं, जैसे सजा वाले, ठीक है। जैसे दीवानी मामले हैं, जैसे जुर्माना लगाना है किसी के ऊपर, ठीक है, जैसे किसी के ऊपर जुर्माना लगाकर उसे छोड़ दिया, ठीक है, ग्राम कचहरी के अंदर। इसमें कुछ सज़ा, फौजदारी मामले होते हैं जिसमें सज़ा का प्रावधान हो, ठीक है, कुछ सज़ा दे दें, ठीक है। उसी तरह दीवानी मामले हैं जिसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, जैसे 10,000 तक के मामलों के अंदर, ठीक है, याद रखें इसे। हो गया, लघु न्यायालय की तरह काम करता है सरपंच भी फौजदारी एवं दीवानी मामलों में, ठीक है। जैसे कुछ इसके पास भी पावर होती है कि गाँव कचहरी के अंदर कुछ की सज़ा दी जा सकती है, वैसे कुछ पर दीवानी मामले हैं, उसके दीवानी मामलों का मतलब जुर्माने की व्यवस्था है, जुर्माना डिक्लेयर कर सकता है। तो इसका मतलब सरपंच भी क्या है, ग्राम कचहरी के रूप में काम करता है, लघु न्यायालय के रूप में काम करता है। उसी तरह पंचायत समिति का जो प्रमुख होता है उसका काम क्या है, ग्राम पंचायत की वार्षिक योजनाओं के नाम पर, वार्षिक योजनाओं पर विचार विमर्श, समूहित योजना जिला परिषद को प्रस्तुत करना। मतलब क्या, देखो, ये मध्यम व्यक्ति की तरह काम करता है, यानी यहाँ से रिपोर्ट है वो इसके पास जाएगी, ये रिपोर्ट किसके भेजेगा, इसको भेजेगा, ठीक है। इसका मतलब ये मिड टर्म की जो काम करता है, मध्य में काम करता है, मतलब इसकी जो रिपोर्ट है इसके पास जाएगी, ये रिपोर्ट इसको भेजेगा, ठीक है। अब ये जिला परिषद को प्रस्तुत करेगा अपनी रिपोर्ट, ठीक है। अब जिला परिषद का जो अध्यक्ष होगा समन्वय परीक्षण करना, ठीक है, जितनी भी योजनाएं हैं यहाँ से जो रिपोर्ट जाएगी उनको क्या करेंगे, समन्वय उनका परीक्षण करेंगे,
ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फौजदारी एवं दीवानी मामले समझ में आया, जैसे सजा वाले फौजदारी होते, दीवानी मामले हैं वो जुर्माने वाले होते हैं, ठीक है। याद रखें इसे अच्छी तरह, इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं कि पंचायती राज है, व्यवस्था है, लोकल गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन, भारत में इसका जनक कौन कहा जाता है, लॉर्ड रिपन को कहा जाता है, ठीक है। इससे पहले भी भारत के अंदर ये चीज़ें व्यवस्था थी पंचायती राज की। बाद में 1900 में के बाद में जैसे गांधी जी ने पंचायती राज पर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। जैसे दादा भाई नौरोजी, इनने बहुत ज़्यादा पंचायत का विकास किया जाए इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया था, ठीक है। इसी कारण गांधी जयंती के ऊपर समय पहले पंचायती राज व्यवस्था थी। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के ऊपर 1959 के अंदर भारत के नागौर जिले राजस्थान के अंदर पहले ग्राम पंचायत की व्यवस्था की गई थी कि 2 अक्टूबर पर इसी कारण की जाती है, ठीक है। कि बाद में 1900 के बाद में गांधी जी ने सबसे ज़्यादा इसके ऊपर जोर दिया था। बाद में मध्य प्रदेश पहला राज्य बना जहाँ पर संपूर्ण रूप से ग्राम पंचायतें पूरे राज्य स्टेट के अंदर लागू की गई थी। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। समितियाँ थी, कुछ समितियाँ थी, बलवंत राय मेहता समिति है, अशोक मेहता समिति है। 57 के अंदर बलवंत राय समिति बनाई गई थी। त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी, जैसे ग्राम पंचायत है, ब्लॉक समिति है, जिला पार्षद, ठीक है। 1973 के अंदर अशोक मेहता समिति ने 2 समितियों का सुझाव दिया, इंपॉर्टेंट है। जैसे GV राव समिति है 1950 के अंदर की जो सेंटर की योजनाएं हैं वो गांव से किस तरह पहुंची जाए, ये सुझाव था इसका। उसी तरह अमन सिंघवी समिति संवैधानिक दर्जा देने की मांग पंचायत को समय पहले की समिति ने किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। न्यायालय जो पंचायतें हैं, न्याय पंचायत की वकालत की थी एक, और त्रिस्तरीय वकालत भी की थी इसने, ठीक है। बाद में 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा ये संवैधानिक दर्जा दिया गया। संविधान के भाग नंबर 9 में अनुसूची 11 में आर्टिकल या अनुच्छेद 243 से ओ तक है। त्रिस्तरीय प्रणाली की व्यवस्था की जाती है भारत के अंदर। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले जो स्टेट हैं वो अपने हिसाब से, जैसे स्टेट के ऊपर कोई ज़्यादा वो नहीं था, प्रेशर नहीं था, अपने हिसाब से कर सकते थे भाई, ठीक है। 2 स्तर पर जैसे सीटों का आरक्षण, महिलाओं को 1/3 का, SC ST की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण देना, ठीक है। कार्यालय 5 वर्ष का होता है, उससे पहले भी वेतन हो जाए तो 6 माह के अंदर चुनाव करने पड़ेंगे। तो उसी तरह होता है जैसे विधानसभा लोकसभा की जो सीटें खाली हो जाती हैं, उसी तरह इसमें चुनाव के लिए उम्र 21 साल, याद रखें 25 साल मत कर देना, ध्यान रखें अच्छी तरह, ठीक है। पंचायत चुनाव लड़ने के लिए 21 साल की उम्र होनी चाहिए, नोट करें अच्छी तरह। बाद में ये थे इसके अंदर जितने भी हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं, सारे हैं इस कंसेप्ट से क्लियर हो जाएंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।